नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आखिर हम सरकार क्यों चुनते हैं? वैसे तो सरकार के बहुत से काम होते हैं, लेकिन एक बड़ा बुनियादी काम है और वो है हमारी आपकी सबकी हिफाजत करना। यानी हम पर अगर कोई हमला होता है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जो हमला करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। यानी सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार के ऊपर। और अगर किसी प्रदेश में या देश में कानून व्यवस्था ठीक न हो तो फिर सरकार ही जिम्मेदार होती है और इसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन अजब स्थिति है कि भारत में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लगातार धमकी दी जा रही है। उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कोई उनकी जीभ जलाने की धमकी दे रहा है तो कोई जीभ काटने वाले पर इनाम की घोषणा कर रहा है, लेकिन सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे है। ऐसा लगता है कि सरकार की इच्छा से यह हो रहा है। सरकार जब मैं कह रहा हूं तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर हमारे सामने आती है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? इसके कुछ प्रमाण हैं। प्रमाण ऐसे हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और आप भी सुनिए। सबसे पहले आप ये देखिए, अनिल बोड़े हैं जो बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं, वैसे ये मंत्री भी रह चुके हैं। राहुल गांधी की जुबान दाग दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने आरक्षण के बारे में जो कहा है वो खतरनाक है। यानी कुछ राहुल गांधी ने कहा है जिसके जवाब में ये कुछ कह नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जबान दाग देनी चाहिए, यानी जला देनी चाहिए। और सुनिए, यह है संजय गायकवाड़ जो शिवसेना शिंदे गुट है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी, उसके विधायक हैं। वो कह रहे हैं आज वो देश से आरक्षण खत्म करने की भाषा बोल रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस का असली चेहरा दिखा दिया है। जो कोई भी राहुल गांधी की जीभ काटेगा उसे मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। आपने तालिबानी शासन के बारे में सुना होगा जहां कुछ ऐसी ही भाषा इस्तेमाल की जाती है। इन दोनों लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के और उसके सहयोगी दल के नेता हैं, इन्होंने संविधान की शपथ ली है, लेकिन वो देश के विपक्ष के नेता के किसी बयान से अगर नाराज हैं तो उस बयान का प्रतिवाद किसी बयान से नहीं कर रहे हैं। वो उनकी जीभ काटने और जीभ जलाने की धमकी दे रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था जिस पर यह प्रतिक्रिया है। लेकिन पहले यह देखिए, जो उन दोनों नेताओं ने कहा उसको एक तरह से मुहर लगाई है अमित शाह ने, गृह मंत्री ने। वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। आरक्षण पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यह जो इन्होंने कहा है कि मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं, तो क्या यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में राहुल की जान लेने का कोई विचार पल रहा है जो बाहर आ गया? प्रधानमंत्री जी भी कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं आरक्षण के संबंध में। अभी कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने कहा अब कांग्रेस का शाही परिवार, ध्यान दीजिए वो शाही परिवार कहते हैं, क्यों कहते हैं आप समझ सकते हैं। कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर अड़ रहा है। लेकिन मेरी बात कांग्रेस कान खोलकर सुन ले, जब तक मोदी है तब तक बाबा साहेब आंबेडकर के दिए आरक्षण में रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं दूंगा। यानी प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने आरक्षण के खिलाफ बयान दिया है, जो जाहिर है गलत बात है। और उनके दो नेता जीभ काटने की बात कर रहे हैं, जीभ जलाने की बात कर रहे हैं। पर क्या सचमुच राहुल गांधी ने ऐसा कहा था? राहुल गांधी का बयान क्या था? अमेरिका में उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, जब भारत एक फेयर प्लेस यानी न्यायपूर्ण या समान अवसर वाली जगह हो जाएगा तो आरक्षण हटाया जा सकता है, और भारत न्यायपूर्ण जगह फिलहाल नहीं है। क्या यह बात आरक्षण के विरोध में है? क्या फेयर प्लेस का मतलब इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री नहीं जानते हैं? आखिर क्यों यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ है? वो इसलिए कि राहुल गांधी आरक्षण बढ़ाने,
जाति जनगणना कराने और ऐसे सामाजिक न्याय से जुड़े तमाम मुद्दों को बार बार सामने ला रहे हैं, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। ऐसे में उल्टा राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी साबित करने की कोशिश हो रही है। यह वैसे ही है जैसे 1933 में हिटलर ने खुद जर्मन की जो संसद का भवन था उसमें आग लगवा दी और कहा कि ये तो मुझे, यानी हिटलर के समर्थकों ने कहा कि ये हिटलर को मारने की साजिश थी। और इसकी आड़ में ऐसे तमाम आपातकालीन कानून पास कराए गए जिसने नाजीवाद की या नाजी तानाशाही की बुनियाद जर्मनी में डाली। और जर्मनी कैसे बर्बाद हुआ वो इतिहास का एक हिस्सा है, एक काला धब्बा है। पर आज लगता है कि जो हिटलर का प्रचार मंत्री था गोएबल्स, जो कहता था कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, और अफसोस की बात है कि खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी गोएबल्स की राह पर चल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। उन्होंने एक ऐसे दिन की कल्पना की जब अन्याय नहीं होगा, और जब अन्याय नहीं होगा तो आरक्षण नहीं होगा। यह बात क्या सिर्फ राहुल गांधी कह रहे हैं, यह बात डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा में तमाम लोग थे जिन्होंने यही बात कही थी। और मैं आपको दिखाता हूं एस नागप्पा की बात। मई 1949 में संविधान सभा में आरक्षण को लेकर जब बहस हो रही थी तो अनुसूचित जाति से आने वाले स्वतंत्रता सेनानी, आंध्र प्रदेश के बड़े जाने माने स्वतंत्रता सेनानी एस नागप्पा ने क्या कहा था, यहां और अभी मैं आरक्षण के समाप्ति के लिए तैयार हूं, बशर्ते हर हरिजन परिवार को 10 एकड़ सिंचित भूमि, 20 एकड़ गैर सिंचित भूमि मिले और हरिजन के सभी बच्चों को विश्वविद्यालय तक मुफ्त शिक्षा मिले और उन्हें नागरिक या सैन्य विभागों में प्रमुख पदों का 1/5वां हिस्सा दिया जाए। यानी एक ऐसी स्थिति की बात नागप्पा जी भी कर रहे हैं जिसमें कि आरक्षण नहीं होगा। और राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं, जाति जनगणना कराइए, उसके बाद जो स्थिति सामने आती है उसके हिसाब से वंचित तबकों के लिए विशेष प्रावधान करिए ताकि एक समतावादी समाज बन सके। खुद डॉक्टर अंबेडकर ने जब राजनीतिक आरक्षण की बात आई तो उसकी अवधि 10 साल रखी, यानी 10 साल तक विधानसभा और लोकसभा या अन्य भी जो विधायी स्थान हैं उन पर आरक्षण रहेगा, वो ये मानते हुए कि 10 साल में चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो ये भी प्रावधान था कि समीक्षा होगी और उसे बढ़ाया जाएगा। और आज तक हर 10 साल बाद संसद और विधानसभाओं में जो आरक्षण का प्रावधान है उसकी समीक्षा होती है। और चूंकि भारत अभी एक फेयर प्लेस नहीं है जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, तो वो आरक्षण बढ़ा दिया जाता है। यानी एक झूठ के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ हिंसक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है सरकार की ओर से। और मसला सिर्फ यही नहीं है, उनके और भी बयानों को लेकर जो अमेरिका में उन्होंने बातें कही थी, उसके बाद तरविंदर सिंह मारवा जो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, वो कहते हैं राहुल गांधी बाज आ जाओ, नहीं तो आने वाले टाइम में तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ। चलिए, ये तो पूर्व विधायक हैं। रवनीत सिंह बिट्टू वर्तमान केंद्रीय रेल राज्य मंत्री, वो कहते हैं राहुल गांधी देश के सबसे बड़े आतंकी हैं, अगर किसी एजेंसी को किसी के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए तो वे राहुल गांधी हैं। वो देश के लिए खतरा बन चुके हैं, उन पर शिकंजा कसना जरूरी है। जो संसदीय व्यवस्था है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर जो बोलता है वो पूरी सरकार की ओर से बोलता है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत चलता है। रवनीत सिंह बिट्टू अगर राहुल गांधी को आतंकवादी कह रहे हैं तो फिर माना जाना चाहिए कि खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी यही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। और फिर अगर आतंकी हैं तो आप राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करिए अगर आप में हिम्मत है तो। लेकिन जो इस समय चुनाव चल रहे हैं हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, आने वाले दिनों में और चुनाव होंगे, तो लगातार राहुल गांधी चूंकि एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं तो उनके खिलाफ एक हिंसक वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसे ही हिंसक वातावरण कभी महात्मा गांधी के खिलाफ बनाया गया था आरएसएस के लोगों द्वारा, जिसका नतीजा क्या हुआ हम सब जानते हैं। खुद सरदार पटेल ने जो गुरु गोलवलकर को चिट्ठी लिखी थी, जो आरएसएस के सरसंघ चालक थे, उसमें उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने जो माहौल बनाया है उसकी वजह से महात्मा गांधी को जान गंवानी पड़ी। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष पर इस तरह से बोला जा रहा, उनकी जान लेने की बातें की जा रही हैं और भारत का जो
कानून व्यवस्था संभालने वाला जो पूरा तंत्र है वो चुपचाप खड़ा है। न प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, न गृह मंत्री बोल रहे हैं। उल्टा जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि आप ये क्या कर रहे हैं, इनको रोकिए, आपकी पार्टी के लोग हैं, तो उसका जवाब प्रधानमंत्री ने तो नहीं दिया, लेकिन बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने एक पत्र जारी किया है और उसमें बताया है कि साहब प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बहुत से अपशब्द बोले गए। तो क्या माना जाए कि अब इस देश में ऐसी स्थिति आ गई है जहां यह खुली छूट होगी कि कोई किसी को धमकाए, कोई किसी के खिलाफ कुछ भी बोले, तो फिर सरकार की जरूरत क्या है? अगर व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता को आप इस तरह से दुश्मनी में तब्दील करेंगे तो फिर भारत में लोकतंत्र कब तक बरकरार रहेगा? यह राहुल गांधी की हत्या की साजिश नजर आती है और सरकार की उसमें सहमति नजर आती है। ना भी हो तो जो माहौल है वो किसी लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है और ऐसी स्थितियां ही गृह युद्ध पैदा कराती हैं। पक्ष और विपक्ष में ऐसी दुश्मनी या सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष को इस तरह से देश का दुश्मन, आतंकी वगैरह कहना हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखा है और उसका नतीजा भी उन दोनों देशों ने भुगता है और भुगत रहे हैं। अफसोस कि मोदी राज में भारत भी उसी दिशा में जा रहा है। सोचिए और आवाज उठाइए। रेज योर वॉइस। नमस्कार। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ठीक लगे लाइक करिए, शेयर करिए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।